एक राजा था और उसका एक वजीर था। दोनों बहुत मुश्किल में थे क्योंकि दोनों का कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही खुश रहा करते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता, और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ उन्हें एक साधु मिला जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था, जैसे वह तपस्या कर रहा हो, क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं। हो सकता है कि यह भला आदमी हमारी कुछ सहायता कर सके। दोनों ने उसके सामने लेटकर उसे प्रणाम किया और अपना दुख बताया। सिर नीचे झुकाए झुकाए साधु बोला, दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो ये आम ले जाओ, तुम दोनों एक एक आम अपनी अपनी पत्नी को खिला देना, दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका वजीर दोनों अपने अपने घर वापस लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिया। ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारी भेंटें दी गई। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसा कि सोचा जा सकता था, बहुत खुशी की बात थी। दोनों घरों में बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गईं, और जब वे कुछ बड़े हो गए तो उन्हें कई शिक्षक पढ़ाने के लिए रखे गए। उन्हें सब तरीके की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह उन दोनों में भी गहरी दोस्ती थी। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर के बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगाई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वही घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल पड़ा। उसे जल्दी ही एक छोटी सी नदी दिखाई दी। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया, उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल पड़ा। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसे उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के पास बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ लग रहा था। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ घटित हुआ है। तब वजीर के बेटे ने राजकुमार को बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी। वह शेर के पास बैठी हुई थी और शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सुंदरता में कोई जादू है। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर उस परी की गोद में सर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम इतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जब तक कि शेर सोया हुआ है। दोनों उस लड़की के पास गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसे ज़मीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहाँ वजीर के बेटे के अलावा किसी और को ना देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ है? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसे लेकर गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसे अपना दोस्त कहते हो जो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरह अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा।
जैसा तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्द सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश के लिए चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे बढ़ते गए। कुछ देर के बाद राजकुमार तेजी से आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़े, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया, अपने दोस्तों को ना पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफ़ी दूर जाने पर भी उसे उसके दोस्त नहीं मिले, तो उसे लगा कि उसके दोस्त तेजी से क्यों गए, तब वह उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसे घर की याद आ रही होगी और राजकुमार घर वापस चला गया होगा। चलते चलते राजकुमार एक बहुत बड़े मैदान में आ पहुंचा, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार मकान खड़ा हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ कौन रहता है, यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा। मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस मकान के दरवाजे तक गया और दरवाज़ा बजाया, तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाज़ा खोला और बड़ी मीठी आवाज़ में राजकुमार को अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रोने लगी। राजकुमार ने उससे उसके रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुम्हें यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है। अफसोस, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद ना हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, शायद मेरी जान बच सके। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं। फिर वह उसे मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े से बक्से में राजकुमार को बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहाँ कहीं कोई इंसान मौजूद है। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और इंसान है? कौन है और कहाँ है? जल्दी बता मुझे, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ कोई इंसान नहीं आया। तुम क्या समझते हो, यहाँ आने की हिम्मत कोई करेगा? जो सारी दुनिया के लिए भयानक है, उस जगह कौन आएगा? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। लड़की ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। लड़की को मजाक सूझा। उसने उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज़ इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब तक वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊँगी और क्या करूँगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार डालेंगे। तुम ही बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस मकान के एक बहुत बड़े खम्भे की तरफ इशारा करते हुए राक्षस ने कहा,
जब तक यह खंबा ना टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जानेगा। अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की गई और उसने राजकुमार को आज़ाद कर दिया और रात वाली सारी बातें बताईं। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंबे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंबे को मार मार कर तोड़ दिया, जब तक कि उसके सैकड़ों टुकड़े ना हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंबे को मारता था, राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंबा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उसी घर में रहने लगा। आसपास के लोग उसे राक्षस को मारने के लिए धन्यवाद देने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की ज़मीन में फिर से खेती होने लगी और गांव फिर से बसने लगे। वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसे बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर कंघी को पानी में गिरा दिया। कंघी को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और उस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसे उसके पेट में कंघी मिली। उसे यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसे मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसने चारों तरफ अपने आदमी भेजे कि उस कंघी वाली का पता लगा कर आएँ और बहुत सारा पुरस्कार देने का वादा भी किया कि जो उसे लेकर आएगा उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ समय के बाद एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वह उस कंघी को पहचानती है और उसने यह वादा भी किया कि वह उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी। स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उस स्त्री को उन्होंने घर में रहने के लिए बुला लिया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से कहलवा दिया कि वह अपनी मौत मरा है। राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसे एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने कमरे में रख लिया। उसने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना था कि वे क्या कर सकते थे। उसे आशा थी कि एक दिन वह उनसे ज़रूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस स्त्री को मौका मिला, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहाँ तो वह काफ़ी परेशान थी। कुछ दिन वह वहाँ से कुछ दूर रह लेगी तो उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस स्त्री ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहाँ आया और उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना की कि वह उसके साथ रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसे 6 माह का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और उस दिन का इंतज़ार करने लगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहा करती थी। इसी बीच वह लड़की भगवान से यह दुआ मांगती कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाएं, तो वह राजा से शादी करने से बच जाएगी और अपने पति को फिर से जिंदा कर पाएगी। वह हर जगह पूछताछ करती रहती, हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती कि शायद उसके पति के दोनों दोस्त वहाँ से कभी गुजरेंगे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखे, तो उसने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम लोग यात्री हैं
और काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, लेकिन अब वह खो गया है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा सा विश्राम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए। शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार मर चुके हैं। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता ना करें, मैं उसे जिंदा कर लूँगा। भगवान का बहुत धन्यवाद कि हम लोग ठीक जगह पर पहुँच गए हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का मृत शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, जरा ठहरिए, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्रेम है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी करने के लिए 6 महीने तक का इंतज़ार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 माह पूरे होते ही वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब कुछ बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। बड़ई बोला, आप ठहरिए, डरिए मत। अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा लाकर दें तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। उसी समय लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा। मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है। आप मुझसे खुश रहें। आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा ने तुरंत ही उसकी बात मानकर उसको 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बड़ई ने मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक संदेश और भेजा। ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और ननद को यहाँ तुरंत आने की इजाज़त दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह मशवरा लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियाँ उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुँचीं, वैसे ही बड़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। बड़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतनी बेआवाज़ उड़ा कि किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उनकी बनावट की ही तारीफ करने में लगे थे। अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि राजकुमार जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बड़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। तुम उसे अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त कहलाने लायक नहीं। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा देकर पहले ही तुम्हारी दोस्ती और विश्वास को ख़त्म किया है। इसलिए तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। वजीर के बेटे को शेर की बात पर यकीन हो गया और उसे बेहद दुख हुआ कि जिसे वह बचपन से दोस्त कहता था, वह उसे धोखा देकर चला गया। वह वहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए रवाना हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।